राजस्थान में बाबा किरोड़ी ने करोड़ों का बम फोड़ा है। जी हां, अब की बार निशाने पर लिया है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को। वैभव गहलोत आरसीए के चेयरमैन बनाए गए हैं। राजनीतिक जोड़ तोड़ से स्थितियां पहले अलग थी, सीपी जोशी को साधा गया, लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि वैभव गहलोत का नाम आया है इस मामले में, उनकी पत्नी का नाम आया है। मामला यह है कि फर्जी शेल कंपनियों के माध्यम से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आरोप लगाने वाला कोई साधारण शख्स नहीं, जनता के मुद्दों को जनता के सामने लाने वाला किरोड़ी लाल मीणा जैसा शख्स है, जो कि राजस्थान की राज्यसभा में बैठते हैं। और ये वही किरोड़ी मीणा हैं जिन्होंने 2008 की सरकार में अशोक गहलोत का साथ दिया था। आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके दूसरा बम फोड़ा है। उनका कहना है अगले 2 दिन भी और वो लगातार अशोक गहलोत सरकार को घेरेंगे। किरोड़ी लाल मीणा की प्रेस वार्ता और लगे आरोपों पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी श्रीपाल सत्तावत जी हमारे साथ हैं। सर, बताएं इस मामले में आप कैसे देखते हैं? अशोक गहलोत टीम की ओर से पहली बार परिवार के नाम और ऐसा गजेंद्र सिंह शेखावत वाले मामले में सामने आया था। अब अशोक गहलोत खुद ही गिर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों को लेकर। देखिए प्रदीप जी, भी ये पहली बार नहीं है कि गहलोत परिवार पर इस तरह के आरोप लगे हैं। जी, जो जयपुर की होटल है फेयरमाउंट, उसको लेकर के ये परिवार पहले भी विवादों में रहा है। और गहलोत साहब लगातार कहते भी रहे हैं कि उनका अगर राई रत्ती का भी इसमें कोई संबंध निकल जाए तो वो राजनीति छोड़ सकते हैं। जी। पब्लिक डोमेन में ये चीजें रही है। उनके कनेक्शंस भी जो है वो किसी न किसी तरीके से स्टेब्लिश होते रहे हैं। ये चर्चा उस वक्त भी हुई जब फेयरमाउंट में एमएलएज को रखा गया। अगर उदयपुर की बात करें तो अरावली जो ताज है उसकी चर्चा उस वक्त भी हुई और उस वक्त खुद किरोड़ी लाल मीणा वहां प्रदर्शन करने पहुंचे थे और उनको गिरफ्तार करके वहां से भेज दिया गया। उनका कहना है सर, एक आदिवासी व्यक्ति की जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके उसे बेदखल करके वो होटल बनाया गया है। 2 होटलें ऐसी है जिनको लेकर के इस तरह की चर्चा है, इस तरह के आरोप है। एक फेयरमाउंट है और एक अरावली ताज है उदयपुर की, और दूसरी वहीं की है जिसको राफेल भी कहते हैं, रफाइल भी कहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जिस नाम से हमलावर रहे थे उसी पे होटल बन गई। तो वो होटल जो है उसकी चर्चा उस वक्त भी हुई थी कि जब यहाँ से आपको ध्यान होगा कि जब फेयरमाउंट पे कांग्रेस के एमएलएज को रखा गया जी और उनको रातों रात शिफ्ट किया गया जैसलमेर जी, तो 2 तरह की थ्योरी उस वक्त निकल करके आई थी। एक थ्योरी तो ये आई थी कि 2 एमएलएज जो है वो दीवार फांदते हुए पकड़े गए थे जी फेयरमाउंट में। अच्छा, और वो गहलोत कैंप छोड़ करके शायद कहीं बाहर भ्रमण करने के लिए या दूसरे की तरफ जाने के लिए तो उस वक्त ये चर्चा थी। इस तरह की जो बातें होती हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं होती आधिकारिक तौर पर, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली उसको हमने कंफर्म करने की भी कोशिश की। तो ये चर्चा आम थी कि जो एमएलएज है वो बिल्कुल हाईवे पर है फेयरमाउंट, और अगर वो इस तरह से निकल जाते हैं, आर्यक इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पर है जी, उस दीवार की तरफ से फांदते हुए उनको पकड़ा गया था जी। मेजर साहब पिक्चर का एक डायलॉग है, दीवारें ऊंची करवा लो मेजर, एक ही छलांग में फांद जाऊंगा। दीवारें ऊंची है लेकिन उनका हौसला भी ऊंचा था एमएलएज का। तो उस वक्त ये था कि आर्य इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ की जो दीवार है उसकी तरफ से कुछ 2 एमएलएज ने फांदने की कोशिश की, उनको पकड़ लिया गया। उनकी जिस तरह की सेवा हुई उसको लेकर के भी बड़ी चर्चा है। राजस्थान पुलिस ने भी उनका अभिनंदन की चर्चा रही है। तो सर कोई नाम उसमें नाम सामने नहीं आ पाया। अच्छा, कई तरह के किस्से इस तरह के हवाओं में तैरते रहे हैं। और उस वक्त ये कहा गया था कि चूंकि वो हाईवे के ऊपर है, कभी भी इस तरह से एमएलए जा सकते हैं, तो उनको जैसलमेर शिफ्ट किया गया। एक थ्योरी ये थी, लेकिन दूसरी थ्योरी जो थी वो ये थी कि चूंकि सरकार खतरे में थी और एक आशंका थी कि सरकार गिर सकती है जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लग रहे थे, मानेसर में पायलट का खेमा वहां पर कैंप करके बैठा हुआ था, तो एक आशंका थी कहीं ना कहीं। और बताया ये जा रहा है कि उस वक्त चूंकि कोविड था जी, हाँ बिल्कुल, कोविड के दौरान कोई एक्टिविटीज उस तरह की नहीं थी, तो बताया ये जाता है कि उस वक्त वहां सब शिफ्ट करने के पीछे, जैसलमेर में पूरे एमएलएज को शिफ्ट करने के पीछे जो एक बड़ी कहानी थी वो ये थी कि फेयरमाउंट के स्टाफ को जो रफाइल जो भी होटल है जी उदयपुर की, उसको तुरंत जल्दी से जल्दी शुरू करना था, इसलिए उस स्टाफ को वहां पर शिफ्ट करना था। इसलिए इस होटल को तुरंत प्रभाव से खाली छोड़ना जरूरी था। पब्लिक डोमेन की अगर आप बात करें, उदयपुर में आप किसी से भी अगर जाकर के बैठते हैं ऑटो में,
बात करते हैं कि साहब गहलोत साहब के होटल ले जाइए जी, तो आपको वो या तो रफेल ले जाकर के छोड़ेगा या अरावली ताज में छोड़ेगा। तो आज किरोड़ीलाल मीणा जो आरोप लगाए हैं वो पब्लिक डोमेन में जो चर्चाएं हैं, पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं उन्हीं को लेकर के लगाए, और लेकिन उन्होंने दस्तावेज भी उसमें साथ रखे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी की जमीन का अतिक्रमण करके आदिवासी की जमीन को हड़प करके किया गया। और सबसे बड़ी दिलचस्प जानकारी जो आज किरोड़ीलाल मीणा ने दी है वो ये दी कि यूआईटी ने सिंचाई विभाग की जमीन पे जी सड़क बनाने की अनुमति दे दी, जो कि इलीगल है, इस सरकार के आने के बाद दी गई। पहली बात तो यूआईटी का डोमेन नहीं है कि वो सिंचाई विभाग की जमीन को दे दे। दूसरी बात, सिंचाई विभाग भी अपनी जमीन को किसी को लीज पर नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक और होटल है जिसका जिक्र उन्होंने खास तौर पर किया है। अगर आप माउंट आबू जाएंगे तो वहां पर भी अगर आप कहते हैं कि गहलोत साहब के होटल ले चलिए तो आपको एक होटल दिखाने के लिए ले जाएंगे, वो है लीमड़ी कोठी। लीमड़ी गुजरात का एक ठिकाना है, गुजरात में जी। उसकी प्रॉपर्टी को परचेज किया गया। परचेज करने के बाद में उस हवेली में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ, पूरी रात वहां पर वीडियोज हैं लोगों के पास में, बाकायदा राजस्थान पत्रिका ने एक पूरी की पूरी सीरीज चलाई कि किस तरह से लीमड़ी कोठी पर निर्माण हो रहा है। वहां पर जो एसडीएम थे बताते हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं होते थे। रात को जो आप माउंट आबू में ऊपर चढ़ते हैं तो बाकायदा वहां पर सारे गाड़ियों की चेकिंग की व्यवस्था होती है, जो टूरिस्ट गाड़ियां आती है, लेकिन निर्बाध तरीके से बजरी वहां पर जाती रही, निर्बाध तरीके से वहां पर निर्माण होता रहा। और अगर आप सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो इस सरकार के आने से पहले वो जो लीमड़ी कोठी की हवेली थी वो जीर्ण स्थिति में थी जी। हालांकि उसमें 40 कमरे बताए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वो जिस तरह से बनती हुई चली गई, ये अपने आप में देखने वाली बात है। सर आपको मैं उसमें सीधे तौर पर किरोड़ीलाल जी ने कहा है कि वो बद्रीराम जाखड़ के नाम से है, उनके बेटे के नाम से दस्तावेज भी आए हैं सर। लेकिन वहां पर अगर पब्लिक डोमेन में बात करें तो सीधे तौर पर आरोप लगता है गहलोत साहब पर, और वो इसलिए भी लगता है कि लगातार अखबारों ने रिपोर्ट किया, एनजीटी को भी शिकायतें की, सुप्रीम कोर्ट के नियम ये, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है माउंट आबू को लेकर के कि वहां पर अगर किसी को अपना बाथरूम भी दुरुस्त करवाना है तो उन नियमों के हिसाब से आसानी से उनको नहीं मिल पाता। सर लोग 15 किलो बजरी अगर लेके आते हैं अपनी मारुति 800 में या अल्टो में तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। और एक आश्चर्य मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, राजस्थान में वैसे तो कोई 7 अजूबों में से कुछ है नहीं, लेकिन माउंट आबू का सीवरेज प्लांट देश का सबसे बड़ा अजूबा है, जहां पर लगातार लंबे समय 15 साल से सीवरेज बन रही है। 3 वर्ग किलोमीटर के शहर में आज तक नहीं बन पाई। और वो पूरी की पूरी बजरी जो है वहां पर उन होटलों के निर्माण में, और कहते हैं कि बहुत बड़ी बजरी जो है वो लीमड़ी कोठी की सेवा में वहां पर इस्तेमाल की गई। उस वक्त के एसडीएम जो थे उनको लोगों ने शिकायत की, लगातार अखबारों ने रिपोर्ट की, राजस्थान पत्रिका ने एक पूरी सीरीज प्रकाशित की, लेकिन उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। और उसी वजह से वहां पर ये पब्लिक डोमेन में ये चर्चा हो गई कि ये सीएम साहब की कोठी। सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक आरोप लगाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत पे, नाम लेते हैं 2 देशों का, इथोपिया और ऑस्ट्रेलिया का नाम आया है। आज किरोड़ीलाल मीणा ने एक देश का नाम लिया है कि सिंगापुर में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वैभव गहलोत और उनकी पत्नी के नाम से जो शेयर होल्डिंग है उसको रतनकांत शर्मा का नाम आया है, जिन पे ईडी की कार्रवाई पहले से पेंडिंग है। तो केस केवल भ्रष्टाचार का या एक व्यक्ति की जमीन हड़प लेने तक का नहीं है, देश का पैसा बड़ी संख्या में यहां से वाइट करने के लिए बाहर भेजा जा रहा है। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, फेयरमाउंट के मामले में मॉरिशस कनेक्शन सामने आया था जी। आज इन्होंने सिंगापुर कनेक्शन स्टेब्लिश किया, और उस वक्त मतलब ये चर्चा भी, अगर आप सेक्रेटरीट में जाएंगे तो आप ये पता करेंगे कि किस किस ओएसडी को क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है जी। तो एक ओएसडी का जिक्र इसलिए आता है कि वो सिंगापुर और मॉरिशस कनेक्शंस को भी देखते हैं, डील करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आज आरोप इन्होंने लगाए हैं, कुछ दस्तावेज लगाए हैं, ये कहीं न कहीं जो पब्लिक डोमेन में चर्चाएं हैं, जो किसी को लेकर के एक, क्योंकि गहलोत की गांधीवादी छवि है, गहलोत को लेकर के ये माना जाता है कि वो मौजूदा दौर में एक बेहतर विकल्प है। लेकिन इन तथ्यों के सामने आने के बाद, और जो अगर ये जांच बढ़ती है आगे, ईडी को वो ये देने वाले हैं, उसके बाद निश्चित रूप से गहलोत साहब की खुद की छवि पर असर पड़ेगा और उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि गहलोत परिवार के लिए ईडी की पहली जांच नहीं होगी,
उनके बड़े भाई पर ये इस तरह के आरोप रहे, उनके खिलाफ अग्रसेन गहलोत जी पे। सर इसमें एक और चीज देखने लायक है कि चूंकि मामला भ्रष्टाचार का है तो भ्रष्टाचार की जांच स्टेट एजेंसीज एसीबी पे है और अगर सेंटर में जाते तो सीबीआई। लेकिन यहां पे किरोड़ीलाल मीणा ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा के सीधे तौर पे इसे ईडी के उसमें डालने की कोशिश की है। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका रही होगी, शिकायतें रही होगी, इसलिए फेयरमोंट पे छापा। शेल कंपनियों का उल्लेख है, जो पनामा पेपर्स तक का उल्लेख किया है आज किरोड़ीलाल मीणा ने। तो फेयरमोंट के मामले में उनके पास कंप्लेंट थी, इसीलिए उस वक्त ईडी ने कार्रवाई की। अब ये ईडी की जो है ये दूसरी उसी सीरीज में दूसरी कार्रवाई हो सकती है इन आरोपों के आधार पर। मुझे बड़ा ताजुब है कि गहलोत अपनी इमेज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, यहां तक कि उनको लेकर के कोई अखबार में एक शब्द भी गलत आ जाता है तो बड़ा बेचैन हो जाता है। इतने बड़े आरोप, इस तरह का पब्लिक डोमेन में उनको लेकर के सवाल खड़े होते हैं, उनकी चर्चाएं होती है, हालांकि वो उसको लगातार नकारते रहे, लेकिन उनके पास जब ये फीडबैक आता तो क्या वजह है कि वो रतनकांत शर्मा से दूरी नहीं बना पाते, क्या वजह है कि वो बद्री जाखड़ से दूरी नहीं बना पाते, क्या वजह है कि वो इन आरोपों के बावजूद उन्हीं जगहों पर अपने आयोजन करते हैं, चाहे पार्टी के आयोजन हो, चाहे एमएलएज को रखने का मामला हो, चाहे एमएलएज की बाड़ेबंदी का मामला हो। और इसमें एक जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो मुझे जोधपुर से किसी ने बताया कि शायद उनकी निगाह पब्लिक डोमेन के आधार पर वो कह रहे हैं कि जनता में चर्चा है, तो जोधपुर में एक रिजोर्ट की भी चर्चा इसको लेकर के बड़े खास तौर पर होती है और उसका भी जुड़ाव इस परिवार से जोड़ा जाता है। आप ये देखिए कि जितने भी राजनेता है वो सीधे तौर पर कभी निवेश नहीं करते हैं, उनके अघोषित निवेश माने जाते हैं, बेनामी निवेश माने जाते हैं। हालांकि जो गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के वो सवाल उठाते हैं गहलोत, वो बेनामी निवेश नहीं है। जी हाँ, उन्होंने बाकायदा उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची, प्रॉपर्टी बेच करके पैसा लिया, पैसा लेने के बाद में उन्होंने जो भी निवेश किया होगा उसकी वो दावा करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जांच उसकी भी होनी चाहिए, गहलोत साहब अगर डिमांड कर रहे हैं तो, और ये जांच होगी तो इससे भी कई तथ्य आएंगे। लेकिन इससे इमेज जो है गहलोत साहब की, जो एक गांधीवादी इमेज है, वो आप ये देखेंगे कि कई बार एक कोट उनका ऐसा लंबा कोट है जिसको वो जगह जगह से उन्होंने सील रखा है, तुरपाई करके वो अपना काम चलाते हैं। लेकिन इसमें जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो तुरपाई है वो उधरती हुई नजर आती है। जी सर, किरोड़ीलाल मीणा अक्सर मतलब जब 2008 में सरकार 96 सीटों पे थी, किरोड़ीलाल मीणा के पास 6 सीटें थी, तो उन्होंने कहा कि सिक्सर लगा दीजिए। बाबा ने सिक्सर लगाया, उस समय ठीक रिलेशन थे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को अभी तक ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी सरकार, लेकिन ईडी की जैसे ही एंट्री हुई है तो मुझे लगता है कि राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। कैसे देखते हैं आगामी चुनावों से कनेक्ट करके इसको? देखिए, मुश्किलें तो बढ़ेगी जी, और आप ये देखिए कि ऐसा लगता है जैसे किरोड़ीलाल मीणा इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे जी। वो शायद दस्तावेज जुटा रहे थे, या वो आहत रहे होंगे कि जिस तरह से उनको उदयपुर में रोका गया, जगह जगह रोका गया, तो उन्होंने अपनी तैयारी और भी की होगी। और देखो, राजनीति में तो चुनाव का वक्त सबसे मुफीद होता है, और अब वो जिस आक्रामक अंदाज में आए हैं, आज उन्होंने संकेत दिए हैं कि कल वो ईडी में जाकर के इसकी शिकायत करेंगे। आने वाले दिनों में वो वैभव गहलोत और हिमांशु गहलोत, जिनके ऊपर सेल कंपनियों का वो आरोप लगा रहे हैं, हिमांशु गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत की पुत्र वधू है, पत्नी है, गहलोत साहब की पुत्र वधू और वैभव गहलोत की पत्नी है। उनको लेकर के भी वो उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले वक्त में वो ईडी में कुछ दस्तावेज पेश करेंगे और शिकायत दर्ज करेंगे। सर, इसको लीगली देखा जाए तो एसीबी भ्रष्टाचार के मामलों की ज्यूरिसडिक्शन, तो ऐसा माना जा सकता था कि अशोक गहलोत सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे इस मामले को लेकर कि ये ज्यूरिसडिक्शन, अगर भ्रष्टाचार का आरोप है किसी भी व्यक्ति पे तो एसीबी जांच करे, राज्य को सौंपी जाए। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने ईडी का पेच फंसा के सीधा इस मामले को ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर निकाल दिया है। देखिए, भ्रष्टाचार में सीधे तो ऐसा लगता है कि किरोड़ीलाल मीणा का जो स्ट्रोक है वो फ्रंट फुट पे आके लिया गया, बड़ा एक फैसला है। देखो, एक तो इसमें भ्रष्टाचार को आप साबित नहीं कर सकते जी, हालांकि वो काले धन का आरोप लगा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का लगा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें जो कवर होती है, जब आपके इंटरनेशनल कनेक्शन होते हैं, सेल कंपनियों की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से जांच उसकी कोई न कोई ऐसी कार रेंटल कंपनी का जिक्र है वैभव गहलोत की, उसे पैसा दिया जा रहा है। सर, एक्चुअल में ओला उबर कार तो किराए हम भी लेते हैं, हमने कंपनी का नाम ही आज सुना है कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है सर।
उसके लिए बहुत ज्यादा आपके पीछे एक सिस्टम होने की जरूरत है। आपको कहीं गांधीवादी सोच से बाहर निकल करके सोचने की जरूरत है। गांधीवादी भी दो तरह के माने जाते हैं सर, की मौजूदा गांधीवादी है या एक जो महात्मा गांधी में भरोसा करते हैं और एक महात्मा गांधी के चित्र पे भरोसा करते हैं। जी जी सर, उस करेंसी पे भरोसा करते हैं। जी बिल्कुल सर। तो अब इसको कैसे देखते हैं सर, आगे किस तरह से अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा से आज बात हुई थी, उनका ये कहना है कि कल हम फिर जा रहे हैं ईडी, और परसों अशोक गहलोत के दामाद और उनकी बेटी पे भी एक वो बड़ा खुलासा लाने वाले हैं। देखते हैं, मामला पारिवारिक हो चला है, सीमाएं क्रॉस की गई थी, जो एक लक्ष्मण रेखा होती है राजनीति की कि भाई इस जोनर में नहीं जाएंगे। कांग्रेस आरोप लगाती थी कि भाई मोदी सरकार ने ये किया है, उस जोनर में गए, पारिवारिक हमले। बाद में अशोक गहलोत भी उस जोनर में गए, गजेंद्र सिंह वाले मामले में उनकी दिवंगत माता का नाम आया, उनके पिताजी पे आरोप लगे, उनके जिनको वो गुरु मानते हैं भगवान सिंह रोल साहब सर, उनका नाम लिया। तो अब इस कनेक्शन को कैसे देखते हैं कि अशोक गहलोत कैसे कह पाएंगे कि ये मुझ पे निजी हमला है और ये गलत है, राजनीतिक शुचिताओं का हवाला देते हुए? देखिए, गहलोत तो लगातार कहते रहे, फेयरमाउंट का जब मुद्दा उठा तब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर रत्ती राही का भी अगर कोई रिश्ता निकल जाए तो आप जो चाहे कर सकते हैं। उन्होंने कहा लीगल एडवाइजर है वैभव गहलोत और वो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जो आरोप लगाए हैं, जिस तरह से चीजें गई है, सबसे बड़ी बात यह कि ईडी ने जो कार्रवाई की थी पहले उनके भाई के खिलाफ, जी, जो गुजरात में फर्टिलाइजर का मामला था या बीजों का मामला था, यूरिया सप्लाई का मामला था सर, यूपीएल, उसको लेकर के, तो उस ईडी की कार्रवाई का भी अभी कोई पता नहीं कि वो जांच कितनी बढ़ी, क्या कोई वक्त का इंतजार हो रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ की यहाँ कार्रवाई हुई, जो गहलोत के ट्रबल शूटर माने जाते हैं जी, और जो गहलोत के त्रिदेव माने जाते हैं, शांति धारीवाल, महेश जोशी, उसमें से एक धर्मेंद्र राठौड़ भी है जी। तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसका क्या हुआ, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव है, उस चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के आरोप, इस तरह के तथ्य, इस तरह के खुलासे होते रहेंगे। और हो सकता है कि अब काउंटर कांग्रेस की तरफ, कल गहलोत साहब ने कहा भी है कि हम ईडी का स्वागत करते हैं, तो ऐसे में कैसे स्वागत कर पाएंगे जब किरोड़ीलाल मीणा उन्हीं पे हमलावर हैं? देखिए, एक चीज हुई है जी, जो एक गणित निकाल करके कांग्रेस ने देखा है कि जहां जहां ईडी जाती है वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती है। हिमाचल में ईडी ने कार्रवाई की, हिमाचल में सरकार बन गई। कर्नाटक में ईडी में कार्रवाई की तो कर्नाटक में बन गई। तो अब उनको उम्मीद है कि राजस्थान में जब ईडी आ रही है तो सरकार हो सकता है उनकी बने। और लेकिन ये महंगाई राहत कैंप को लेकर के जो एक बज क्रिएट किया जा रहा था, जिस तरह से डिजाइन बॉक्स के जरिए उसकी मार्केटिंग हो रही थी, मुझे लगता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो आज आरोप इन्होंने लगाए, जो ईडी में जो शिकायतें होगी, उससे उनको बड़ा डेंट लगेगा और उनकी छवि जो है गहलोत की वो कहीं न कहीं प्रभावित होगी। इसमें आप उनकी सादगी को जब देखते हैं कि किस तरह से वो कपड़ों को लगातार यूज करते हैं। उनका एक किस्सा किसी ने बताया था कि एक बार सीएमआर में, मुख्यमंत्री के निवास में जी, एक नल टपक रहा था जी। तो मुख्यमंत्री इवनिंग वॉक करते हुए आए और उन्होंने देखा कि पानी गिर रहा है। तो उन्होंने कहा भी ये कितना पानी गिरता है दिन भर में, ये है वो है, और आपने ठीक क्यों नहीं किया? तो उससे लगा कि कितना कंसर्न ये पानी बचाओ, बिजली बचाओ का मैं तो बताते तो भी रहे हैं। अगली बार जब वो राउंड काट के आए तब तक वो पता चला कि नल बदल दिया गया। तो सीएम उस पर नाराज हुए बहुत पूरी तरह से, और सीएम ने कहा कि ये नल कितने का आता है? तो उन्होंने कहा सब ये, तो इसकी जगह आप एक वाशर बदल करके भी 10 रुपए में काम चला सकते थे। तो जो मुख्यमंत्री 150 रुपए के नल को लेकर के कॉग्निजेंस लेता है और वाशर का सलाह देता है, उस पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से गंभीर है। और उस स्थिति में है जब ये खुले तौर पर सब अखबार रिपोर्ट कर रहे थे कि लीमड़ी कोठी का निर्माण कैसे हो रहा है, किस तरह से वहां पे सामग्री जा रही है, एक अखबार पूरा कैंपेन चला रहा था, और उस वक्त भी अगर निर्माण उसका नहीं रुका तो इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार कहीं न कहीं उसको आशीर्वाद। एक वीडियो आया था सर, उसमें भाजपा वालों से भी बात की, देवजी पटेल जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने कहा हमारे भी होते हैं, हमारे भी काम पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा सर, लीमड़ी कोठी की थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे पता है, मैं जब सिरोही में था पत्रिका में, तो ऐसा बताते हैं कि उस होटल को जिसने भी खरीदा या उस होटल को जिसने भी बनाने की कोशिश की, उसका एक बड़ा डैमेज हुआ है। क्योंकि ये पैरानॉर्मल चीजें या इसको ज्योतिष माने क्या माने, तो लेकिन गहलोत साहब इस मामले में अगर उनका कोई लेन देन है, हम उसका दावा नहीं कर सकते। और ये जो आरोप लगाए हैं
इन आरोपों की भी जब तक पुष्टि नहीं होती तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी है, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में है। नहीं, उसका बनना अवैध है सर। एनजीटी के एरिया में बनना अवैध, एक पूरा 40 कमरों का सेक्टर ऊपर अवैध बना है, ये तो दिख रहा है। तो एनजीटी चुप है, आपका एनवायरमेंट डिपार्टमेंट चुप है, आपने इको सेंसिटिव जोन कर रखा है, संभागीय आयुक्त जो है वो उसके प्रभारी होते हैं, उसके बावजूद कुछ रुक नहीं रहा है। तो निश्चित एक आईएएस वहां पे एसडीएम बैठता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसी कस्बे में, माउंट आबू में, लोग अपना बाथरूम तक ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल, अपने घरों की रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे। मुझे याद है बीजेपी गवर्नमेंट एक एक्ट लाई थी, पंचायत राज का जब चुनाव हुआ तो अमेंडमेंट हुआ कि जिसके घर में शौचालय नहीं है, खुले में शौच जो जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो माउंट आबू और उसकी पैराफेरी के लोगों के साथ बड़ा संकट हो गया कि साहब हम शौचालय बनवाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इजाजत नहीं है शौचालय बनवाने की। अब होटल बन रहा है, उसमें तमाम कई नेताओं के होटल है राजस्थान के, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े उद्योगपतियों के भी हैं। सर, कल वाला जो मामला हुआ, कल जो किरोड़ीलाल मीणा का आरोप था डीओआईटी वाला, 4.5 लाख रुपए एक व्यक्ति को प्रतिदिन दिए जा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ आईटी से कि आपको सोशल मीडिया हैंडलिंग देखनी है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है ये पता नहीं है सर। तो जनता का पैसा, देखिए यही जादू है। आप अगर देखेंगे तो कई बार आपको पता नहीं होता कि करेक्टर कौन है। तो नहीं, जादूगर जेब से पैसा निकालता है सर, वो वापस भी डाल देता है, मैंने जादू देखा है। तो लेकिन जब व्यक्ति का पता नहीं हो तो किसकी जेब से, तो कई चीजें आभासी तौर पर भी चलती है। जी, एक ये पता चला, लेकिन वो जो भी व्यक्ति है वो बहुत खुश नसीब है, उसको इतना अमाउंट पर डे का मिल रहा है। जी सर, एक ये पता चला उसमें कि एक जो अधिकारी हैं वो, उनकी पत्नी को 1,60,000 रुपए मिल रहे हैं। एक व्यक्ति है, मतलब एक आईएएस जो मुख्य सचिव है, उनका भी एक फिक्स्ड वेतन है साहब, और उसमें उनका लिखा जाता है कि इनको इस पदोन्नत किया जाता है और इससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे, और उसमें तय होता है कि ये मुख्य सचिव है जिसने 30-35 साल तक देश की सेवा की है। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जो अधिकारी है उनका जातीय आधार पर गहलोत से जुड़ाव साबित करने की भी कोशिश हो रही है, और कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति, जब जातिवाद का दौर चल रहा है तो वो अपने अपने लोगों को नहीं, ये अशोक गहलोत ने इस बार ही कहना शुरू हुआ कि उनकी ओर से कहना ये स्टार्ट किया गया कि मैं माली जाति से हूं, छोटी जाति से हूं। तो बीजेपी भी जोड़ने लगी है अब, जैसे कल किरोड़ीलाल मीणा का आरोप था डीओआईटी में, उससे पहले कल सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का आरोप था कि चूरू में एक मासूम बालिका को सेक्सुअल मोलेस्ट किया है। किसने किया? बाल कल्याण समिति का एक पदाधिकारी है, जिसपे बच्चों के अधिकारों को मतलब संरक्षित करने का, और एक नहीं जी 6 बच्चियों के साथ, जी बिल्कुल, डूंगरपुर में हुआ, चूरू का है वो भी, उनपे भी ये कनेक्शन जोड़ा जा रहा है जातीय। लेकिन अशोक गहलोत के साथ पहले ऐसा कभी नहीं रहा, वो मुद्दों पे बात करते थे, उनके अगेंस्ट मुद्दों को लेके बात होती थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोर्ड निगम की सूची निकाल करके बताई जा रही है, जो टोटल अपॉइंटमेंट हुए उसमें से किस किस जाति के कितना है और उसमें किस तरह का रुझान सरकार का नजर आता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो एक आपने पूंजी कमाई होती है पूरी जिंदगी में, एक साख कमाई होती है, वो आप कुछ भावुक क्षणों में, कुछ इस तरह की जो आपके अगल बगल में जो आपकी गैदरिंग होती है, आपकी जो टीम बनती है, उसके प्रभाव में आकर के आप पूरी जिंदगी की कमाई जो है, साख है, वो आप खो देते हैं। अरस्तु कहते हैं सर, राजनीतिक शास्त्र के जनक माने जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर राजा के पास कृपा से पहुंचे हुए लोगों की संख्या अधिक हो गई बजाय योग्यता से पहुंचे हुए लोगों की, तो राजा का विनाश निश्चित है। तो आपको अपने आसपास देखना चाहिए कि कितने लोग कृपा से पहुंचे हुए हैं। और कल कांग्रेस के एक बड़े नेता भरत सिंह ने यह दावा किया है कि अशोक गहलोत अगर ये दावा छोड़ दें और वो अगर किसी यूथ को आगे लाते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होगी। लेकिन राजनीति में कोई भी ये नहीं मानता कि वो बुजुर्ग हो गया। उससे अगर आप 80 साल की उम्र में भी कहेंगे तो वो कहेंगे मैं जवान हूँ। ये अगर आप कैलाश मेघवाल जी का अभी पिछले दिनों का बयान देखें तो वो 90 में, वो 90 साल की उम्र में भी कह रहे हैं कि भाई मैं कहाँ आपको उम्र दराज लग रहा हूँ, कहाँ बूढ़ा लग रहा हूँ। जी जी। तो ये तो सबके सोचने का अपना अपना तरीका काम करते हैं। सूर्यकांता व्यास को हम देख सकते हैं, वो लोग कर तो रहे हैं अपनी कोशिश, लेकिन रंधावा का ये कहना है कि बुजुर्ग लोगों को जगह देनी चाहिए। रंधावा को अब कितना सीरियस कांग्रेस ले रही है ये भी देखने वाली बात है। जी सर, तो आज तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। किरोड़ीलाल मीणा ने जो बड़ा खुलासा किया है वो ये कह रहे हैं कि अगले 2 दिन भी आप देखिएगा कि क्या वो नए बम फोड़ते हैं, हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी क्लिक करें। धन्यवाद।